दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि हृदय की पत्नी गति की गर्भावस्था के दौरान 7वें महीने में मौत हो गई थी और उसके बाद हृदय के छोटे भाई सौहार्द की पत्नी यशस्वी के साथ भी 7वें महीने में कुछ अनहोनी हुई थी। लेकिन उसने सकुशल एक बच्ची को जन्म दे दिया था और अब बच्ची और माँ दोनों स्वस्थ थे। सौहार्द की बच्ची के अन्नप्राशन के अवसर पर हृदय ने अपने और श्रृंगार के शादी की बात कही थी और श्रृंगार हृदय की पत्नी बनकर उस घर में आ चुकी थी। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। श्रृंगार का साथ पाकर हृदय भी अब दोबारा से जीवन जीने लगा था और परिवार में सब बहुत खुश थे कि उनका बड़ा बेटा हृदय अपने दुखों से उबर कर बाहर आ चुका है और अपना नया जीवन शुरू कर रहा है। श्रृंगार भी बहुत अच्छे से अपना घर परिवार संभाल रही थी और सब उससे बहुत खुश थे। अनिकेत जी और चंचल जी का परिवार एक बार दोबारा एक सुखी परिवार बन चुका था और हृदय और श्रृंगार की शादी को लगभग 6 महीने का वक्त बीत चुका था। श्रृंगार भी नौकरी करती थी और सुबह हृदय के साथ ही वह भी ऑफिस के लिए निकल जाती थी और शाम को हृदय के साथ ही आती थी। हृदय ने जब से गति को खोया था वह बहुत डरता था और उसके घरवाले भी, इसलिए श्रृंगार का हर महीने मेडिकल चेकअप भी करवा लिया जाता था ताकि सब कुछ ठीक रहे। फिर भी एक दिन अचानक श्रृंगार के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा और उसे बहुत घबराहट सी होने लगी। हृदय बहुत डर गया कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। साथ ही घर के बाकी सदस्य भी बुरी तरह से डर गए कि श्रृंगार को क्या हो रहा है। श्रृंगार को जल्दी ही अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसका पूरा चेकअप किया और फिर डॉक्टर ने बोला कि एक बुरी खबर है, श्रृंगार के पेट में अपेंडिक्स फट गया है और जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना श्रृंगार की मौत भी हो सकती है। श्रृंगार बहुत सीरियस कंडीशन में है। यह सुनकर हृदय के ऊपर तो जैसे वज्रपात ही हो गया। यह क्या हो रहा था उसके साथ? पहले गति के साथ एक अनहोनी हो गई और अब श्रृंगार के साथ। साथ ही साथ घर के बाकी सदस्य अनिकेत जी, चंचल जी और सौहार्द और यशस्वी सब परेशान हो गए और श्रृंगार के पापा भी अस्पताल में आ चुके थे। डॉक्टर श्रृंगार को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा चुके थे और उन्होंने बोल दिया था कि श्रृंगार की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, हम अभी कुछ नहीं बोल सकते। हृदय ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि इस बार उसके पत्नी के साथ कोई अनहोनी ना हो। घर के बाकी सदस्य भी बहुत परेशान थे। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा बंद हो चुका था और अब ऑपरेशन थिएटर में क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता था। अंदर डॉक्टर दूसरे डॉक्टर और नर्स से कह रही थी, चलो जल्दी से इनको बेहोशी का इंजेक्शन लगाओ, इनका तुरंत ऑपरेशन करना ज़रूरी है। और तुरंत ही एक डॉक्टर ने श्रृंगार को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और श्रृंगार बेहोश हो गई। उसके बाद डॉक्टर आपस में बात करने लगे और मेन डॉक्टर ने बोला, चलो अब जल्दी से इस औरत की दोनों किडनी बाहर निकालते हैं। 2 करोड़ में ख़रीदी है मैंने इसकी दोनों किडनी, तो 2-2 करोड़ में एक एक किडनी बेचूंगी मैं इसकी। अंदर दोनों पेशेंट मौजूद हैं जिन्हें मैं एक एक किडनी लगाऊंगी क्योंकि इसकी किडनी उन दोनों से मैच करती है। रेगुलर चेकअप के लिए यह मेरे पास ही आती थी और मेरे पास इसके सारे रिपोर्ट्स हैं। मैंने सब कुछ जांच पड़ताल कर लिया है और आज सही समय पर इसे यहाँ ले आया गया है। और हाँ, इसके परिवार वालों को बोल देंगे कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन जहर पूरी बॉडी में फैल चुका था तो हम श्रृंगार को नहीं बचा पाए, कहकर डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर के अंदर बने 2 और ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खोला जिसके अंदर 2 किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट थे और डॉक्टर भी मौजूद थे। सारी तैयारी करी जा चुकी थी श्रृंगार के बॉडी से किडनी निकालकर उन दोनों अमीर पेशेंट की बॉडी में किडनी ट्रांसप्लांट करने की। और बस अब डॉक्टर श्रृंगार के पेट में किडनी निकालने के लिए कट लगाने ही वाली थी कि श्रृंगार उठ बैठी, जिसे देखकर डॉक्टर हैरान हो गई। डॉक्टर कुछ समझ ही पाती इसके पहले ही डॉक्टर के बगल में खड़े दूसरे डॉक्टर ने अपने पॉकेट से रिवॉल्वर निकाल लिया और मेन डॉक्टर से बोला, हैंड्स अप। डॉक्टर हैरान हो गई। तब तक श्रृंगार ने बोला, क्यों डॉक्टर, बहुत हैरान हो रही हो ना? वैसे मैं बताती हूँ, मैं इंस्पेक्टर श्रृंगार हूँ। बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश थी, काफ़ी दिनों से सुन रही थी कि तुम्हारे इस अस्पताल में गलत तरीके से किडनी की खरीद बिक्री होती है और तुमने धोखा देकर मासूम लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करके उनकी किडनी निकाल लेती हो और उन्हें कुछ पता भी नहीं चलता। फिर उन्हें ऊंचे दाम पर तुम बेचती हो और कई बार तो पेशेंट के घर वाले खुद तुमसे डील करते हैं। ऐसा ही कुछ किया था ना तुमने हृदय की पहली पत्नी गति के साथ? बस तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सबूत नहीं थे और हमें समझ में नहीं आता था कि अगर तुम किडनी निकालती हो तो फिर उसे तुरंत ट्रांसप्लांट कैसे करती हो।
अब समझ में आया, क्योंकि तुमने इसके अंदर 2 खुफिया ऑपरेशन थिएटर बना रखे हैं, जिसका दरवाज़ा दूसरी साइड से खुलता है और इस ऑपरेशन थिएटर में भी गुप्त रूप से कनेक्टेड है, जिससे कोई नहीं जानता। बहुत अच्छा ऑपरेशन थिएटर बना रखा है तुमने, जिसमें 2 गुप्त ऑपरेशन थिएटर भी हैं, लेकिन इस बारे में सारे सबूत हमारे पास हैं। डॉक्टर हैरान हो गई और बोली, यह आप क्या बोल रही हो? आपने बोल दिया और मैंने मान लिया? हाँ, मेरे ऑपरेशन थिएटर के अंदर 2 और ऑपरेशन थिएटर हैं और इनका दरवाज़ा हॉस्पिटल के दूसरे साइड खुलता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या एक ऑपरेशन थिएटर के 2 दरवाजे नहीं हो सकते? या कोई क्राइम नहीं है? कोई सबूत है तुम्हारे पास? अब श्रृंगार ने बोला, सबसे बड़े सबूत यह है कि इस वक्त जितने भी डॉक्टर और नर्स यहाँ मौजूद हैं ना, वह सब पुलिस वाले हैं और इस ऑपरेशन थिएटर में अभी अभी जो कुछ भी हुआ है ना, उन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है। सारा इंतज़ाम कर रखा था इस बार हमने, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता था मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और ज़रूर अब फिर कोई साजिश रची जाएगी और मुझे इस बार पूरे सबूत चाहिए थे। इसलिए तुम्हारे साथी डॉक्टर और नर्स को हमने पहले ही पकड़ लिया था और उनकी जगह पुलिस वाले मास्क पहनकर ऑपरेशन थिएटर में आए थे और मुझे जो इंजेक्शन लगा था ना, वह नॉर्मल सा विटामिन का इंजेक्शन था। मैं कोई बेहोश नहीं हुई थी। चलो अब जेल में चलकर अपने जुर्म का हिसाब करना। तुम्हारे बाकी के साथियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और अब सारे सबूत के साथ तुम्हें ले जाया जा रहा है। अब जल्दी बताओ, हृदय की पहली पत्नी गति, उसके साथ भी तुमने यही खेल खेला था ना? कुछ नहीं हुआ था ना उसके बच्चे को? तुमने उसकी किडनी निकाली थी ना, और फिर जल्दी से उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए बोल दिया था, यह बोलकर कि बॉडी डिस्पोज हो रही है। डॉक्टर ने बोला, हाँ यह सही है। श्रृंगार ने बोला, और अब यह बताओ कि ऐसा करने के लिए तुमने किसे रुपए दिए थे? क्योंकि तुम्हारी एक एक पोल पट्टी अब खुल चुकी है और हमें बहुत अच्छे से पता है कि इसके पीछे एक गहरी साजिश है। और डॉक्टर ने सारा सच श्रृंगार को बता दिया। श्रृंगार डॉक्टर को रिवॉल्वर की नोक पर ऑपरेशन थिएटर के बाहर लेकर आई, जिसे देखकर सब हैरान थे। श्रृंगार को सही सलामत देखकर श्रृंगार का पूरा परिवार हैरानी से उसकी ओर देख रहा था और श्रृंगार हृदय की ओर देख रही थी। हृदय श्रृंगार से बोल रहा था, शुक्र है श्रृंगार, तुम ठीक हो। मुझे तो डर लग रहा था कि तुम्हारे साथ भी गति की तरह कोई अनहोनी ना हो जाए। बहुत बड़ा रिस्क लिया था हमने, लेकिन शुक्र है कि हम सफल हो गए। श्रृंगार ने बोला, हाँ एक मुजरिम को तो मैंने पकड़ लिया है, लेकिन अभी दूसरा मुजरिम खुला घूम रहा है। कहकर श्रृंगार आगे बढ़ी और उसने सौहार्द को एक जोरदार तमाचा लगाया और बोला, शर्म नहीं आई अपनी भाभी की किडनी का सौदा करते इस डॉक्टर के साथ? और अपनी भाभी की जान तो ले ही ली, साथ ही साथ अपने भाई और भाभी के अजन्मे बच्चे की भी जान ले ली। सौहार्द ने बोला, या आप क्या बोल रही हैं भाभी? श्रृंगार ने बोला, भाभी नहीं, इंस्पेक्टर श्रृंगार हूँ मैं, और तुम मुझे भाभी बोलने का हक खो चुके हो, क्योंकि जो हश्र तुमने गति का किया था ना और उसकी किडनी का सौदा किया था, आज वही तुम मेरे साथ करने जा रहे थे। क्यों? 2 करोड़ रुपए में सौदा किया था ना मेरी किडनी का। चलो अब वह 2 करोड़ रुपए तुम्हें जेल में मिलेंगे। घर में सब हैरान थे कि यह क्या हो रहा है, लेकिन श्रृंगार ने अपने साथी ऑफिसर से बोला कि डॉक्टर और उसकी सारी टीम और सौहार्द को लेकर तुरंत पुलिस स्टेशन जाएं और उन्हें जेल में बंद करें। इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं। यशस्वी हैरानी से श्रृंगार की ओर देख रही थी और बोल रही थी, सौहार्द ऐसा कभी नहीं कर सकता। श्रृंगार बोल रही थी, तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि तुम्हारा सौहार्द क्या कर सकता है और क्या नहीं। अनिकेत जी और चंचल जी को तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। श्रृंगार ने हृदय से बोला, सबको बहुत ज़ोर का झटका लगा है, तुम सबको लेकर घर चलो, मैं थोड़ी फॉर्मेलिटी पूरी करके थोड़ी देर में घर आती हूँ। और श्रृंगार ने अपने पापा से भी बोला कि पापा अब आप भी घर जाइए, टेंशन की कोई बात नहीं है, हमारा मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। हृदय अपने पूरे फैमिली को लेकर घर आ चुका था और थोड़ी देर के बाद श्रृंगार घर आई। अनिकेत जी, चंचल जी, यशस्वी सब बहुत परेशान थे कि यह सब कुछ क्या हो रहा है और हृदय कैसे अपने छोटे भाई सौहार्द को जेल भेज सकता है। लेकिन श्रृंगार ने घर आते ही ऑपरेशन थिएटर की सारी वीडियो घर वालों को दिखा दी, जिसे देखकर सब हैरान हो गए। और वीडियो में डॉक्टर ने कबूल भी किया था कि गति की किडनी का सौदा सौहार्द ने ही डॉक्टर से किया था और अब श्रृंगार की किडनी का सौदा भी उसने कर लिया था। चंचल जी, अनिकेत जी और यशस्वी अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे और उन्होंने बोला, हमने सब कुछ साफ साफ बताओ। चलिए आपको सब कुछ सही सही बताता हूँ। आपका छोटा बेटा सौहार्द पैसों के लिए बहुत ही घटिया और नीच स्तर पर उतर आया था। उसे कहीं से पता चल गया था
कि इस अस्पताल में किडनी का इलीगल धंधा चलता है और उसने डॉक्टर के साथ डील कर ली थी। बता दिया था कि मेरी भाभी गति प्रेग्नेंट है और यहीं पर उसका इलाज चल रहा है। आपके पास उनकी सारी रिपोर्ट्स है, तो जैसे ही उनकी किडनी लेने के लिए कोई अमीर कस्टमर आए तो आप कोई ऐसी दवाई देना जिससे उन्हें घबराहट हो, और फिर जब उन्हें अस्पताल लेकर आएंगे तो आप बोल देना कि बच्चा पेट में मर चुका है और ऑपरेशन करने के बहाने उनके दोनों किडनी निकाल लेना और मुझे मेरा हिस्सा दे देना। मैं घर में ऐसा माहौल बनाकर रखूँगा कि कोई भी ज़्यादा सोच नहीं पाएगा और कभी भी इसकी जांच करवाने की नहीं सोचेगा और सब कुछ सामान्य अनहोनी ही लगेगी। अगर कोई जांच करवाना भी चाहेगा तो मैं होने नहीं दूंगा, कभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी उस अस्पताल में किडनी का जो इलीगल धंधा सालों से चल रहा था ना, उसे सौहार्द जैसे घर वाले ही मिलकर अंजाम दे रहे थे और हम जैसे मासूम लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और हमारे परिवार बर्बाद हो रहे थे और इस धंधे का शिकार बन रहे थे। उस नीच सौहार्द ने पैसों के लिए मेरी पत्नी और बच्चे दोनों को मार डाला। मेरा बच्चा गति के पेट में नहीं मरा था माँ, वह पूरी तरह से ठीक था। लेकिन तुम्हारे लालची स्वार्थी बेटे ने मेरे अजन्मे बच्चे को भी मार डाला, मेरी बीवी को भी मार डाला और मेरी बीवी की किडनी बेच दी। गति का कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, इसलिए हमें कभी पता ही नहीं चला कि उसकी किडनी निकाल दी गई है। यह राज तो आज से कुछ महीने पहले ही मैं समझ गया था। याद है माँ, आप और यशस्वी गुड़िया को टीका लगवाने के लिए डॉक्टर के पास गए थे। उस वक्त मैं घर पर अकेला था क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा था और मैं ऑफिस नहीं गया था। गुड़िया के गले की चेन उसके गले में नहीं थी, तो आप लोग परेशान हो गए थे कि चेन खो गई है और इसलिए आपने मुझे फ़ोन किया था कि एक बार मैं यशस्वी के कमरे में अच्छे से ज़मीन पर, बेड के नीचे, अलमारी के नीचे सब जगह देख लूँ। क्या पता चेन घर में ही गिरी हो। और मैं यशस्वी के कमरे में चेन खोजने गया था और मैं टॉर्च मारकर बेड के नीचे, अलमारी के नीचे हर जगह चेन खोज रहा था। उस दिन मुझे चेन तो नहीं मिली थी माँ, क्योंकि चेन सच में कहीं बाहर खो गई थी। लेकिन हाँ, सौहार्द की अलमारी के नीचे मुझे एक कागज़ सा कुछ दिखा था जिसे टेप से ऊपर की ओर चिपकाया गया था। मुझे बहुत हैरानी हुई और जब मैंने टॉर्च मारकर देखा तो एक फ़ाइल को बहुत अच्छे से टेपिंग करके अलमारी के नीचे तले पर चिपकाया गया था। मुझे लगा सौहार्द ने इस तरह से किस फाइल को चिपका कर रखा है, जबकि अलमारी में इतनी जगह है और मैंने वह फाइल निकाल ली थी। और जब मैं उसे खोल कर देख रहा था ना, तो वह किसी बहुत बड़ी ज़मीन की रजिस्ट्री के कागज़ थे। मैंने उसकी फ़ोटो खींचकर दोबारा से उस फाइल को वहाँ पर लगा दिया था, क्योंकि मुझे उसी वक्त शक हुआ था कि सौहार्द के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि उसने इतनी बड़ी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई है। और फिर मैंने जब थोड़ा बहुत पता किया तो पता चला कि उस ज़मीन की कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपए होगी। सुनकर मैं हैरान हो गया कि सौहार्द के पास इतने पैसे कहाँ से आए, और अगर उसने इतनी महंगी ज़मीन खरीदी है तो उसने घर में किसी को कुछ क्यों नहीं बताया और कागज़ों को इतना छुपा कर क्यों रखा। श्रृंगार मेरे कॉलेज की फ्रेंड है और श्रृंगार के पापा को ब्लड कैंसर है, इसलिए उन्हें अक्सर खून की ज़रूरत पड़ती रहती है। श्रृंगार ने अपने सोशल अकाउंट पर अपने फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट की थी कि उसके पापा को खून की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो जो भी ब्लड डोनेट करना चाहे वह उसकी मदद कर सकता है। और मैंने भी 2-3 बार श्रृंगार के पापा को ब्लड डोनेट किया था। इस बीच मेरी और श्रृंगार की बातचीत हो रही थी और मुझे पता था कि श्रृंगार पुलिस ऑफिसर बन चुकी है और मैंने उसे सारी बात बताई थी। श्रृंगार ने ही मुझे बताया था गति की मौत जिस अस्पताल में हुई है, उस अस्पताल में किडनी का इलीगल धंधा चलता है, जिसकी जांच हम काफ़ी समय से कर रहे हैं, पर हमारे हाथ कोई सबूत नहीं लग रहा, इसलिए हम कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। पर तुम्हारी बात सुनकर हमें यकीन हो गया है कि गति के साथ कुछ न कुछ अनहोनी हुई है और इसमें सौहार्द पूरी तरह से शामिल है। पर जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। सौहार्द ने एक महंगी ज़मीन खरीद ली, इससे हम क्या साबित कर पाएंगे। लेकिन हाँ, यह बात तो तय है कि सौहार्द इन सब में शामिल है और गति को कुछ भी नहीं हुआ होगा। उसने उस डॉक्टर के साथ मिलकर गति को कुछ खिला दिया होगा जिससे उसे थोड़ी तकलीफ हुई होगी और फिर उन लोगों ने यह कर्मकांड कर दिया होगा। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमारा अक्सर मिलना हो रहा था और श्रृंगार के पापा बीमार थे, उनके जीवन का कोई भरोसा नहीं था। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, बेटा तुम भी अपने जीवन में अकेले हो और श्रृंगार के अच्छे दोस्त भी हो, तुम दोनों एक को एक दूसरे की ज़रूरत है। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, तुम दोनों शादी कर लो। श्रृंगार तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे घर चली जाएगी तो कोई ना कोई सबूत मिल ही जाएगा गति के कातिलों को सामने लाने का। वैसे भी मैं और श्रृंगार काफ़ी दिनों से मिल रहे थे
और हम भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब तो श्रृंगार के पिताजी भी यही चाहते थे और यही सोचकर मैंने और श्रृंगार ने शादी कर ली थी। श्रृंगार ने बोला था कि अगर सौहार्द ने गति के साथ ऐसा कुछ किया है तो वह ज़रूर मेरे साथ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पैसों की भूख कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए श्रृंगार हर वक्त अपनी एक फ्रेंड से भी अपना मेडिकल चेकअप करवाती रहती थी और वह पूरी तरह से परफेक्ट थी, उसे कोई बीमारी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, अभी कल ही श्रृंगार ने अपनी फ्रेंड से भी अपना मेडिकल चेकअप करवाया था, जिसमें सब कुछ ठीक निकला था। श्रृंगार को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और आज एकाएक उसका अपेंडिक्स फट गया। ऐसा कैसे हो सकता था? जब डॉक्टर ने अपेंडिक्स पेट में फटने की बात कही थी, तभी मौका पाकर मैंने श्रृंगार के फ्रेंड से बात कर लिया था और उसने पूरा आश्वासन दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, श्रृंगार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह सब गलत रिपोर्ट है। और हमें समझ में आ गया था कि डॉक्टर और सौहार्द ने अपना खेल शुरू कर दिया है और हमने भी अपना खेल शुरू कर दिया। श्रृंगार को पता था उसे जो कुछ भी हो रहा है या किसी दवाई की वजह से हो रहा है जो सौहार्द ने उसे धोखे से पिला दी होगी। इसलिए श्रृंगार ने पहले से ही पूरी तैयारी करके रखी थी और श्रृंगार की पूरी टीम डॉक्टर की टीम को कस्टडी में लेकर खुद उसकी जगह पर आ चुकी थी और ऑपरेशन थिएटर में सारा कुछ अच्छे से रिकॉर्ड किया गया है और सारे सबूत हमें मिल चुके हैं, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में कोई भी डॉक्टर नहीं था सिवाय एक मुख्य मुजरिम डॉक्टर के, बाकी सब पुलिस वाले थे। मम्मी पापा, आपका बेटा सौहार्द पैसों के लिए बहुत नीचे गिर चुका है। उसने अपनी पहली भाभी को भी मौत के मुंह में धकेल दिया, साथ ही साथ मेरे बच्चे को भी, और अब मेरी दूसरी पत्नी श्रृंगार के साथ भी वही खेल खेलने जा रहा था। लेकिन इस बार उसका खेल उसके ऊपर ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि मैं पहले ही उसे समझ चुका था। यह सब कुछ सुनकर चंचल जी और अनिकेत जी तो स्तब्ध थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सौहार्द इतनी नीच और घटिया हरकत कर सकता है। और यशस्वी, वह तो जड़ हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसका और उसकी बेटी का क्या होगा। सारे सबूत उनके सामने थे, अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इन सब के पीछे सौहार्द था और गति अपनी मौत नहीं मरी थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। यशस्वी हृदय से माफ़ी मांग रही थी, लेकिन हृदय बोल रहा था, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गति के साथ जो कुछ भी हुआ उस वक्त तुम इस घर में नहीं थी और तुम्हें इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। अब तुम्हारा पति इतना नीच और घटिया इंसान निकलेगा, या तो हमने भी नहीं सोचा था। यशस्वी रो रही थी और श्रृंगार से बोल रही थी, भाभी अब मेरा और मेरी बेटी का क्या होगा? श्रृंगार क्या बोलती उसे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हृदय ने बोला, यशस्वी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उस सौहार्द को तो मैं जेल से बाहर आने नहीं दूंगा। उसने जो कर्म किया है अब उसकी पूरी ज़िंदगी जेल में ही कटेगी, यही उसके कर्मों का फल है। लेकिन तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी मैं ख़राब नहीं होने दूंगा, क्योंकि इसमें तुम दोनों का कोई दोष नहीं है। मैं और श्रृंगार जीवन भर तुम्हारा और तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं और अगर तुम चाहो तो अपने जीवन में आगे भी बढ़ सकती हो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर तुम्हें बच्चे को साथ लेकर जीवन में आगे बढ़ने में दिक्कत है तो तुम्हारी बच्ची को हम अपना बच्चा समझकर पाल लेंगे। तुम अपने जीवन का कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो, हम हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा हर फैसला हमें स्वीकार है। बस हमसे एक उम्मीद मत करना कि हम तुम्हारे पति का कभी साथ देंगे। जितना जल्दी हो सके तुम उसे भूल जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यशस्वी ने भी बोला, हाँ भैया, ऐसे नीच और घटिया इंसान के साथ रिश्ता रखने से अच्छा कि मैं मर जाऊं, जो पैसों के लिए किसी की जान ले ले, किसी अजन्मे बच्चे को मार दे। ऐसे नीच इंसान से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। कहकर यशस्वी रोती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई और सौहार्द उसकी रोती हुई बच्ची को गोद में उठाकर दुलारने लगा। अनिकेत जी और चंचल जी भी एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे थे। आखिर इतना बड़ा वज्रपात जो हुआ था उनके ऊपर। दोस्तों, इंसान लालच में किस हद तक गिर सकता है और कितनी सीमाएं पार कर सकता है, यह कोई नहीं सोच सकता। सौहार्द ने बहुत ही नीच और घटिया हरकत की थी और अब अपनी असली जगह पर पहुंच चुका था। दोस्तों, क्या आपको पता चला था कि कहानी का अंत क्या होगा और गुनहगार कौन निकलेगा? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर कहानी पसंद आई हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।